हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 और 3 आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 भी उसको आज पढ़ लोगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मान लो किसी से चैप्टर नंबर 2 थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो चैप्टर नंबर 3 कर सकता है, लेकिन वहां से केवल एक ही क्वेश्चन पुटअप होगा। एक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 से है। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे आप उसको देख लेना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। इसके लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। बहुत ही ना छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, कुछ उनमें आज लिमिट की थ्योरम है। फायदा ये रहेगा, ऊपर वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और अथवा वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, तो चाहे तो आप चैप्टर नंबर 5 कर लेना, चाहे चैप्टर नंबर 6 कर लेना, लेकिन उनमें भी बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको अनपढ़ में पड़ेंगे, तो वो आपको टाइम के साथ ना बता दिया जाएगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल देखिए अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। अब इसमें है तो चैप्टर नंबर 5, लेकिन चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से कुछ है ना 3-4 बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। वो आपको याद रखनी है क्योंकि वो आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 में काम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है उपग्रुप, सब ग्रुप। तो अब तक आपने केवल पढ़ा है ग्रुप, अब देखिए उपग्रुप कि उपग्रुप होता क्या है। तो देखो सिंपल चीज है, पहले आप इसको ध्यान से सुन लीजिए फिर अपन इसको लिखवा देंगे। तो देखिए एच, जैसे आपने पढ़ा है समुच्चय एसम, ठीक है, अच्छा उपसमुच्चय उसी प्रकार से है। कैसे, मान लो ए कोई समुच्चय है, बी इसका है ना उपसमुच्चय, इसका मतलब बी के सारे अवयव ए में से ही लिए गए हैं। सिंपल सी बात है। तो वही चीज है उपग्रुप। आपको करना क्या है, एच, यहाँ पे जो उपग्रुप होगा उसका प्रतीक चिन्ह होगा एच, कैपिटल एच, जैसे वहां पे जी था। ठीक है, तो एच क्या है, जो आपका ग्रुप जी है उसका क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय। ठीक है, इतना तो क्या होना चाहिए, एच भी जी की द्वितीय संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। एच भी क्या होना चाहिए, जी की द्वितीय संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। और ये सिंपल सी बात अगर आप सोचो कि एच क्या है, जी का उपसमुच्चय, मतलब एच में कौन से अवयव है, हम जी के अवयव है, तो जब जी ग्रुप है तो एच में क्या होगा, ग्रुप ही होगा। लेकिन ये इसकी परिभाषा है, एच क्या है, जी का अरिक्त उपसमुच्चय है, तब एच क्या हो, जी की द्वितीय संक्रिया के लिए, चाहे वो डॉट हो, प्लस हो, स्टार हो, कुछ भी हो। ठीक है, जी की द्वितीय संक्रिया के लिए एच भी क्या हो, स्वयं एक है ना ग्रुप हो, तब एच को क्या बोल देंगे, जी का उपग्रुप। एच को क्या बोल देंगे, जी का उपग्रुप। सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी, लिख देते हैं। ये परिभाषा होगी उपग्रुप की। देख लीजिए जो आपको मैंने बोला है वही लिखा है। यदि एच के है ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय है, यानी जो जी है वो ग्रुप है, और ग्रुप होने से पहले वो क्या है, एक समुच्चय। तो जो एच क्या है, जी का उपसमुच्चय है, यानी सिंपल सी बात, एच में जो भी अवयव है वो जी में से ही लिए गए हैं, तब एच है वो ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, उपग्रुप कहलाएगा। यदि एच भी क्या हो, जी की द्वितीय संक्रिया के लिए स्वयं एक ग्रुप हो, यानी एच में भी द्वितीय संक्रिया हो, साचर्यता हो, तत्समता हो और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो।
ठीक है, तो पहली बात तो ये तो इसकी एक परिभाषा हुई किसकी, उपग्रुप की। ठीक है, अब कुछ 2-3 पॉइंट है, आसान पॉइंट है जो आपको मैंने अब तक पढ़ाया उसी से लेते हैं, उनको अपन लिखते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, देखिए आगे आप इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो कुछ बातें हैं, 2-3 बातें, उनको अपन अच्छा लिखते हैं और आप उनको सुनना ध्यान से कि वो क्या है। देखो इसके ऊपर की लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, एच ओ ग्रुप जी का उपग्रुप है, यानी अगले ने दिया हुआ है कि एच वो क्या है, जी का उपग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे जो पहली बात है वो क्या है कि एच का तस्मक अवयव, एच का तस्मक अवयव वही होगा जो जी का तस्मक अवयव। सिंपल सी बात है, एच का तस्मक अवयव और जी का तस्मक अवयव है वो दोनों बराबर होंगे। अगर जो आपका जी है उसका तस्मक अवयव ए है, ठीक है, चाहे वो कोई भी द्वितीय संख्या हो, प्लस है डॉट है, एक बार एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो यदि है ना जी का है ना तस्मक अवयव ए है तो एच का भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, पहली बात। चलिए सिंपल सी चीज है, यदि जी का तस्मक अवयव क्या है, ए है, तो जी की द्वितीय संख्या के लिए एच का तस्मक अवयव भी क्या होगा, ए होगा, यानी दोनों समान होंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव। क्या हो जाएगा, जी में ए के प्रतिलोम अवयव के बराबर होगा। सिंपल सी बात क्या है कि मान लो जी में अवयव है ए और आपने एच में भी अवयव ले लिया है ए, ठीक है, तो जो आपका ग्रुप है जी उसमें ए का प्रतिलोम अवयव होगा, वही एच में भी क्या होगा, ए का प्रतिलोम अवयव। ठीक है, यानी अवयव समान है किसमें, जी और एच में, तो उनके प्रतिलोम अवयव भी क्या होंगे, समान ही होंगे, उसका कोई दूसरा प्रतिलोम अवयव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एच के किसी अवयव ए की कोटि और जी के अवयव ए की कोटि के बराबर होगा, यानी बात वही है, ऑर्डर ऑफ ए का मान वो क्या रहेगा, समान रहेगा, जहां पे ए एच में भी है और ए है वो जी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो आपने तीनों बातें लिखी है उनमें जो कंडीशन है वो समान है, चाहे वो तत्सम कवि ले लो, चाहे वो प्रतिलोम कवि ले लो, चाहे वो अनकोटि ले लो। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, मेरे हिसाब से इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप।
4 नंबर कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इससे आपने जो एग्जांपल लोगे तो थ्योरम होंगे इसमें, ये अगर सबसे ज्यादा काम में आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, एच वो ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि। तो ये जो वर्ड है यदि और केवल यदि, इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, बहुत बार आ चुका है। क्या दे रखा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। अब ये आपको लिए गए दो यहाँ पे, फॉर ऑल का मतलब आप और भी बहुत सारे ले सकते हो, एच के सब ये, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। कंडीशन ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये पूरा एक अवयव है, ए कोई अवयव है, बी कोई अवयव है, तो बी इनवर्स क्या जाएगा, बी का प्रतिलोम अवयव, फिर ए और बी इनवर्स का आपको मल्टीप्लाई कराना है और कोई एक अवयव आ जाएगा, ठीक है। तो वो अवयव होना चाहिए इसमें एच, ठीक है। अब जो ये वर्ड है यदि और केवल यदि, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगले ने आपको मान लो कोई एग्जांपल दी है और उसमें ये दे दिया कि एच का ग्रुप जी का ग्रुप है, तो इसका मतलब आप ये कंडीशन काम में ले सकते हो। और मान लो आपको ये कंडीशन दी गई है कि ए एच का अवयव है, बी एच का अवयव है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो आप बोल सकते हो कि एच क्या है, जी का उपग्रुप है। एच क्या है, जी का उपग्रुप है। ये दिया गया है तो आप इसको काम में ले सकते हो, ये दिया गया है तो आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई थ्योरम उसमें आपसे प्रूफ करवा रहा है कि भाई एच है, ठीक है, कोई कंडीशन दे देगा और आपसे प्रूफ करवा लेगा कि एच है, वो आप प्रूफ कीजिए जी का उपग्रुप है, तो आप इतना लिख दीजिए, 2 एलिमेंट ले लीजिए और जो उसमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग दिखा दीजिए क्या, ए पी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच क्या हो जाएगा, जी का ग्रुप। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके आसानी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ, जो अपना चैप्टर नंबर 5 और 6 है उसमें अगर कोई उपग्रुप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा कंडीशन है वो यही काम में आएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है जो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो आपको मैंने 3-4 बातें लिखाई उनको थोड़ा ध्यान में रखना, और कोई 1-2 बात होगी तो उसको बीच में आपको लिखवा दिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्रुप समाकारिता। आप इसको बोलोगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलोगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये नाम आप अच्छे से देख लीजिए, क्यों, क्योंकि यदि अगर आप आगे भविष्य में मैथ से एमएससी करना चाहते हो तो ये नाम आपको बहुत बार मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। जो यहाँ पे कंडीशन है वही वहां पे आपको मिलेगी। पहला पेपर होगा आपका एमएससी परिवेश में, उसका नाम एलजेब्रा है और उसमें आपको यही बार बार मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके आगे के भविष्य के लिए भी, क्योंकि एमएससी में ये बहुत बार काम में आएगा, ठीक है। इसलिए इसकी मैंने इंग्लिश लिख दी है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आप देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ग्रुप समाकारिता होती क्या है ना, इसको परिभाषित किस प्रकार करोगे। देखिए सबसे पहली बात, जो आपकी ग्रुप समाकारिता है वो इसके अंतर्गत कोई है ना प्रतिचित्रण होगा, यानी फलन, आप जिसको बोलते हो फलन, मैपिंग, ठीक है। उसको एफ भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, तो वो होगी ग्रुप समाकारिता। कंडीशन क्या रहेगी, 2 ग्रुप लेने हैं आपको क्या लेने हैं, 2 ग्रुप, एक ले लिया जी, एक ले लिया जी डैश। जो जी है उसमें संक्रिया स्टार है, जो जी डैश है उसमें संक्रिया ऑफ है, यानी जी स्टार और जी डैश ऑफ 2 ग्रुप है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने बोला है ग्रुप, तो ग्रुप की सारी कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, 4 कंडीशन, इसके लिए भी, इसके लिए भी। स्टार संक्रिया कौन कौन से नियमों का पालन करेगी, इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है। ये संक्रिया का नाम है केवल, हालांकि इसका जो मतलब है वो इनटू से ही है, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन प्रत्येक चिन्ह जो कि आपको अप्लाई करना है ऑफ, तो ऑफ संक्रिया और स्टार संक्रिया कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाना चाहिए ग्रुप की परिभाषा से, ठीक है। देखिए यदि जी स्टार तथा जी डैश ऑफ 2 ग्रुप है,
तब एक प्रतिचित्रण एफ निम्न प्रकार परिभाषित है। ये देखो एफ है वो जी से है ना जीडीएस में परिभाषित है। इसका मान हमको इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी। ये कंडीशन के लिए एफ क्या हो जाएगी, ग्रुप समाकारिता। कहां से, जी से जेडीएस में। इसको क्या बोलोगे, देखो हर चीज का एक बोलने का तरीका होता है कि उसको किस हिसाब से आप बोलते हो, किस हिसाब से समझते हो। तो क्या बोलोगे इसको, एफ है वो ग्रुप जी से ग्रुप है ना जीडीएस में क्या कहलाएगी, ग्रुप समाकारिता कहलाएगी यदि क्या हो एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी, जहां और ए और बी अवयव है किसके, जी के। और एफ ए और एफ बी जो दो अवयव है, ये पूरा एक अवयव है एफ, ये पूरा एक अवयव है एफ बी, ये किसके अवयव है, जीडीएस के। अब आप देख सकते हो जो जी के अवयव है उनके बीच में जी की ही द्वितीय क्रिया है। ये चीजें आपको समझनी है, आज स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये चीजों को आपको दिमाग में बैठाना होगा अगर आपको आगे तक जाना है। तो देखिए ये दो अवयव है किसके, जी के, तो इसके बीच में संक्रिया भी किसकी आएगी, जी की ही आएगी। ठीक है, ये दो अवयव किसके हैं, जीडीएस की, तो इसके बीच में संक्रिया भी किसकी आएगी, जीडीएस की ही आएगी। तो ये परिभाषा आपको अच्छे समझनी है। हो सकता है कि यहाँ पे संक्रिया चेंज हो जाए, तो आपको यहाँ पे संक्रिया चेंज करनी आनी चाहिए। ये प्रतिचित्रण मान लो यहाँ पे ऐसे होता है एफ ना जीडीएस से ना जी पर होता, तो यहाँ पे किसकी संक्रिया आती, जीडीएस की आती। यहाँ जी है तो यहाँ पे किसकी संक्रिया आती, जी की। तो चेंज करना आना चाहिए, आज रट तो इसको हर कोई लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको परिभाषा से समझ में आ गई होगी। एफ ए स्टार बी, जहां पे देखो ये ए स्टार बी अवयव है किसका, जी का, आराम से हो जाएगा। कौन सी कंडीशन से, देखो ए और बी जी का अवयव है, तो ए स्टार बी पूरा एक अवयव हो जाएगा किसका, जी का, द्विचर संक्रिया से। बहुत बार आ चुका है। और एफ ए, यहां से जैसे मान लो आप ना जी है उसमें ए अवयव लेते हो एफ ए, और जो आपका है जीडीएस है उसमें मान लो आपने ले लिया सी, तो जो सी है उसका मान क्या है, एफ ए। सी अवयव किसका है ना, जीडीएस का, उसका मान लेना बराबर किसकी है, एफ ए की, मतलब एफ ए भी किसका अवयव है, जीडीएस का। तो समझ में आ गई होगी बात, एफ ए और एफ बी किसके अवयव है, जीडीएस के, ए और बी किसके अवयव है, जी के। कंडीशन याद रखिए, एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ, जी की संक्रिया स्टार और जीडीएस की संक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और ये परिभाषा एग्जाम में आई हुई है 2-3 बार। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, इसी पे आधारित थ्योरम है और एग्जाम्पल है, और आपका चैप्टर का नाम भी ये ग्रुप समाकारिता। ठीक है, लिखिए आप इसको। इसकी अगली परिभाषा है अंतरकारिता। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर इसको देख लीजिए, अपन इसको लिख देते हैं। जो अभी आपने लिखा ग्रुप समाकारिता, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, उसमें जो आपका प्रतिचित्रण था है वो कहां से कहां पे परिभाषित था, जी से जीडीएस पर। इसमें क्या होगा, कोई भी प्रतिचित्रण है वो जी से जी में, यानी स्वयं का स्वयं पर परिभाषित होना चाहिए। तो जो आपका प्रतिचित्रण होगा है उसको क्या बोलोगे, अंतरकारिता। इसमें कहां पे था, जी से किसी दूसरे ग्रुप में था, जीडीएस में। यहाँ पे क्या होगा, यदि आप ना जी ले रहे हो तो एफ कहां से कहां पे परिभाषित हो, एफ है वो जी से जी पर परिभाषित हो। सिंपल सी चीज है। ठीक है,
परिभाषा ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हालांकि इससे ना तो कोई थ्योरम है ना कोई एग्जाम्पल है, कोई एक दो क्वेश्चन होंगे तो उनको देख लेंगे। मैं कहने का मतलब है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ग्रुप समाकारिता इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप इसको लिख लीजिएगा। क्या है? यदि प्रतिचित्रण एफ ग्रुप जी स्टार से कहां पर परिभाषित है? ग्रुप जी स्टार पर परिभाषित है, तो प्रतिचित्रण एफ क्या कहलाएगा? अंतरकारिता कहलाएगा। नेक्स्ट परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा नाम है तुल्यकारिता। इसको बोलोगे आइसोमोर्फिज्म। और ये भी जहां जहां आपको समाकारिता मिलेगी वहां वहां पे आपको तुल्यकारिता भी मिलेगी। यहाँ पे जो आपको थ्योरम है वो या तो समाकारिता की है या फिर तुल्यकारिता की है। इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। एक प्रतिचित्रण एफ कहां से कहां पर? जी से जी डैश पर इस प्रकार परिभाषित होगी। देखिए कौन कौन सी कंडीशन होगी, तब एफ हम क्या कहलाएगा? तुल्यकारिता कहलाएगा। देखिए पहली कंडीशन एफ है वो क्या हो? एक की हो। अब एक की का मतलब क्या होता है तो वो देखो। ये मतलब होता है देखिए एफ क्या हो? इक्के की हो। अर्थात क्या मतलब है कि एफ यदि एफ बी के बराबर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एफ ए यदि एफ बी के बराबर है तो ए बी बी के बराबर होगा। कहने का मतलब यदि ए का प्रतिबिंब और बी का प्रतिबिंब, भाई एफ ए को क्या बोलोगे? ए का प्रतिबिंब ही तो बोलोगे, और एफ बी को क्या बोलोगे? बी का प्रतिबिंब। तो ए का प्रतिबिंब और बी का प्रतिबिंब बराबर है तो ए और बी भी बराबर। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, याद रह जाएगी। एफ ए बराबर, अब मान लो आपको कहीं पे ये दिया हो कि एफ ए क्या है? एक की है, और इस तरीके से कंडीशन दी गई है और आपको प्रूव करना है ए बराबर बी। तो आपको क्यों लिखना है कि एफ क्या है? एक की है, तो एफ ए बराबर है बी है, ए बराबर क्या होगा? बी है। क्यों? क्योंकि एफ क्या है? एक की। केवल इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। दूसरी एफ क्या है? आच्छादक। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है? देखो आच्छादक का मतलब है एफ इज इक्वल टू सी, जहां पे एफ इज इक्वल टू सी। ए किसका अवयव है? जी का, और सी किसका अवयव है? जी डैश का। यानी जी के अवयव का प्रतिबिंब। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपको बात समझनी है। अवयव आप चेंज होते जाएंगे, देखो यहाँ पे अलग अलग विषयों में जी के अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? जी डैश का अवयव होना चाहिए। मैंने क्या बोला? जी के अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? जी डैश का अवयव होना चाहिए। एफ क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है, ये जहां पे आपको इस प्रकार से दिया जाएगा क्वेश्चन में, वहीं पे प्रूफ हो जाएगी। तो इसको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रतिचित्रण डिफाइन किया हुआ मिलेगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। तो जी का मान दिया होगा और जी डैश का मान दिया होगा, तो जो मान दिया होगा उसी से क्या हो जाएगा? एफ है वो आच्छादक हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि जी के अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? जी डैश का अवयव होना चाहिए। एफ क्या हो जाएगा? आच्छादक। तीसरी कंडीशन एफ क्या हो? समाकारिता हो। और समाकारिता तो आपने अभी अभी पढ़ी है, अर्थात क्या हो जाएगा? एफ
ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी। ए और बी किसके अवयव है? जी के। एफ ए एफ बी किसके अवयव है? जी डेश। तीसरी कंडीशन तो आपको अभी भी परिभाषा लिखवाई है, वही है, ठीक है। इन यदि तीनों कंडीशनों का पालन हो गया तो जो आपका प्रतिचित्रण है कहां से कहां पे परिभाषित है? जी से जी डेश में परिभाषित है, उसको क्या बोलोगे? तुल्यकालिक। इसके बाद लिख लेना यहां से लिखने के बाद क्या लिखोगे? तब प्रतिचित्रण है तुल्यकारिता कहलाता है। याद क्या रखना है? अगर आपको समाकारिता की परिभाषा याद है तो उसमें केवल दो चीजें और ऐड करनी है। क्या? एक तो एके की और एक आच्छादक। और एफ एके की हो, एफ आच्छादक हो, एफ समाकारिता हो तो एफ को क्या बोलते हैं? तुल्यकारिता। तो समझ में आ गई बात? ये चीजें एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटिव है, आपके समझ में आ गया होगा। समाकारिता है वो समाकारिता की परिभाषा में जो थी, साथ में तुल्यकारिता की परिभाषा में भी है। अगर वहां पे याद हो जाएगा तो इसकी कंडीशन तो अपने आप ही हल हो गई, ठीक है। दो और बचेंगे, एके की और आच्छादक। और आपको मैंने बताया जैसा कि आच्छादक तो जो आपको प्रतिचित्रण दिया गया है, जो मान दिया गया उसी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार कोई ना कोई मान दिया होगा। जिसका क्या मतलब है कि जी के अवयव का प्रतिनिधित्व जी डैश का अवयव। तो ये तीन कंडीशन है मेरे कहने का मतलब है किसमें? तुल्यकारिता। दोनों परिभाषा को लिखिए, खास करके इसको ध्यान से लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। इसमें ये एक परिभाषा और है, जो अब तक दो परिभाषा लिखवाई आपको, ग्रुप समाकारिता और तुल्यकारिता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके सारे क्वेश्चन इन दोनों से होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। लिखिए इसको। अगली परिभाषा देखिए, तुल्यकारी ग्रुप। इसमें कुछ खास है नहीं, जो अभी तुल्यकारिता करवाया था उसी से, ये केवल प्रतीक चिन्ह के लिए। कैसे? एफ है, मान लो वो जी से जी डैश में कोई प्रतिचित्रण है जहाँ पे जी स्टार और जी डैश हो दो ग्रुप, ठीक है। तब यदि एफ क्या हो जी से जी डैश में तुल्यकारिता हो, यानी एक ही हो, आच्छादक हो, समाकारिता हो, तब जो जी है वो जी डैश का क्या कहलाएगा? तुल्यकारी ग्रुप कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपको ना तुल्यकारिता दिखानी है, वहां से सिर्फ इतना बोलना है कि जी है वो जी डैश का क्या कहलाता है? तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, यदि एफ में जैसे जैसे प्रतिचित्रण क्या हो? तुल्यकारिता हो। तुल्यकारिता मतलब एक ही हो, आच्छादक हो, समाकारिता हो, तो जो ग्रुप जी है उसको क्या बोलोगे? जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप। और इसे जी, देखो ये आपका जो चिन्ह है इस तरीके से, इसको बोलोगे आइसोमोर्फिज्म। ये आपके बहुत काम में आएगा, आपको बहुत जगह इस प्रकार की कंडीशन लिखी हुई मिलेगी। तो इससे क्या मतलब समझोगे? जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश, यानी जी है वो जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। आपको केवल इतना लिखा मिलेगा, इससे क्या समझोगे? जी आइसोमोर्फिज्म एच, जी है वो एच का क्या है? तुल्यकारी ग्रुप
ग्रुप है। लिखा हुआ इतना मिलेगा, समझना आपको ये, ठीक है। जी आइसोमॉर्फिज्म जी डैश, ये इसका प्रतीक है, आप लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है तुल्यकारी ग्रुप, जी है वो क्या कहलाएगा, जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप। ये इसका चिन्ह वो ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपको लिखना आना चाहिए, और कहीं दिया हो तब भी आपको इसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। जी आइसोमॉर्फिज्म जी डैश। तो आज की क्लास में अपना कुछ हुआ बेसिक चैप्टर नंबर 5 से, और कुछ पॉइंट अपने लिखे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम था उपग्रुप, ठीक है। ये जो लिखा, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, समाकारिता और तुल्यकारिता। अगर ये दोनों परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई, सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारे इसके थ्योरम हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये केवल आपको दोनों परिभाषाएं आनी चाहिए, सारा पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से ये हो जाएगा, ओके। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अगली क्लास में।